हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये मूवी रिलीज हुई थी ईयर 1994 में, जिसकी IMDb रेटिंग 9.3 है, जो कि अब तक किसी भी मूवी के लिए हाईएस्ट रेटिंग है। मेन लीड प्ले किया है टिम रॉबिन्स एंड सपोर्टिंग रोल में है मॉर्गन फ्रीमैन। ये साल है 1947 का। मूवी की शुरुआत में हम एंडी को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर है। एंडी पे इल्जाम है कि उसने अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड, जो कि एक गोल्फर था, उसका मर्डर किया है। हालांकि एंडी कई बार कहता है कि ये खून उसने नहीं किए। बावजूद इसके, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे, जज उसे 20 साल की सजा सुनाता है। एंडी को सजा के लिए शॉशैंक स्टेट प्रिजन भेज दिया जाता है। अगले सीन में हम जेल में रेड को देखते हैं, जो कि एक कॉनमैन और स्मगलर है। रेड कोई भी सामान बाहर की दुनिया से जेल के अंदर ला सकता है। वो इस जेल में पिछले 20 सालों से खून के इल्जाम की सजा काट रहा है। रेड का कई बार पैरोल रिजेक्ट हो चुका है। जेल में नए कैदियों को आता देख, जिसमें एंडी भी शामिल था, रेड अपने बाकी कैदी साथियों के साथ मिलकर शर्त लगाता है कि जेल में आज कौन अपनी पहली रात गुजार पाएगा। रेड एंडी को देखकर शर्त लगाता है कि वो यहाँ पर नहीं रुक पाएगा। उसी रात जेल में पुराने कैदी नए कैदियों को न्यू फिश कहकर परेशान करते हैं, जिससे कि एक नया कैदी रोने लगता है। शोर होने पर चीफ गार्ड बायरन हार्डली नए कैदी को मार मार कर अधमरा कर देता है। दूसरी तरफ एंडी बिल्कुल चुपचाप अपने सेल में रहता है। अगले दिन बाकी कैदियों को पता चलता है कि जिस कैदी को हार्डली ने मारा था उसकी मौत हो गई है। जेल के अपने शुरुआती दिनों में एंडी बहुत चुपचाप और अपने काम से काम रखता है। उसे प्रिजन की लॉन्ड्री में काम करने को कहा जाता है। अगले सीन में एंडी रेड के पास जाता है। एंडी रेड से पूछता है, मैंने सुना है कि तुम बाहर से सामान जेल में स्मगल करते हो। तो रेड कहता है, हाँ, समय समय पर जिसकी जैसी जरूरत हो सामान अरेंज कर सकता हूँ। फिर एंडी रेड से रॉक हैमर मंगवाता है। रेड कहता है, कहीं वो रॉक हैमर से किसी को मारना तो नहीं चाहता। जवाब में एंडी कहता है, यहाँ कोई भी उसका दुश्मन नहीं है जिसे वो नुकसान पहुंचाए। रेड एक ग्रुप की तरफ इशारा करता है जिन्हें वो सिस्टर्स बुलाते थे, और कहता है कि उनसे सतर्क रहे। वो एंडी पर बुरी नजर रखे हुए हैं। एंडी कहता है कि वो होमोसेक्सुअल नहीं है। तो रेड कहता है, वो लोग भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए इंसान होना जरूरी है। फिर रेड पूछता है, कहीं वो रॉक हैमर से सुरंग बना के भागने का प्लान तो नहीं कर रहा। तो एंडी मुस्कुराकर कहता है, उसे खुद पता चल जाएगा जब वो रॉक हैमर को देखेगा। रेड कहता है, ये एक रिस्की सामान है तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। एंडी $10 में डील फाइनल कर लेता है। फिर एंडी वहां से चला जाता है। एंडी से बात करके रेड को अच्छा लगा और वो उसे पसंद भी करने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं रेड को रॉक हैमर मिलता है, जिसे देखकर उसे एंडी की कही बात याद आ जाती है और वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि ये एक छोटा सा हैमर था। वो सोचता है, इससे तो किसी को भी सुरंग खोदने में 600 साल लग जाएंगे। शाम के वक्त ब्रुक, जो जेल की लाइब्रेरी का काम संभालता है, कैदियों को किताबें बांटने का काम कर रहा होता है। जब वो रेड के सेल के पास पहुंचता है तो रेड उसे वो रॉक हैमर दे देता है और उसे एंडी को देने को कहता है। साथ ही वो ब्रुक को रिश्वत में सिगरेट का पैक देता है। ब्रुक एक किताब के साथ रॉक हैमर भी एंडी को दे देता है। आगे हम देखते हैं एंडी जेल की लॉन्ड्री में काम कर रहा था। जब एंडी स्टोर रूम में जाता है तो वो देखता है सिस्टर ग्रुप के लोग पहले से वहां मौजूद थे। उनका लीडर बॉक्स एंडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उनसे लड़ता है। वो लोग एंडी को बहुत मारते हैं, लेकिन एंडी भी उनका डटकर मुकाबला करता है और खुद को उनसे बचा लेता है। वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन सभी जानते थे कि किसका काम है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और वक्त के साथ एंडी ने खुद को जेल के माहौल में ढाल लिया था। एंडी अब भी जेल में लॉन्ड्री का काम करता है और इस बीच कई बार एंडी खुद को सिस्टर ग्रुप से बचाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेल का वार्डन सैमुअल नॉर्टन जेल की छत मरम्मत के लिए कैदियों से वॉलंटियर करने को कहता है। छत की मरम्मत के दौरान हम देखते हैं कि हार्डली अपने साथी गार्ड को बताता है पिछले दिनों उसके भाई की मौत हो गई और वो उसके लिए $35,000 छोड़ के गया है। ये सुनकर उसका साथी गार्ड कहता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तो हार्डली चिल्लाकर कहता है, कैसी लॉटरी? IRS, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसमें से ज्यादातर पैसा तो टैक्स में काट लेगा। उसके पास केवल एक कार खरीदने के पैसे होंगे, जिस पर उसे मेंटेनेंस और टैक्स दोनों पे काफी खर्चा करना होगा। उनकी ये सभी बातें वहां काम कर रहा एंडी भी सुन लेता है। तभी एंडी हार्डली के पास जाके पूछता है, मिस्टर हार्डली, क्या आप अपनी वाइफ पर भरोसा करते हैं? इतना सुनकर हार्डली, जो कि पहले से परेशान था, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो एंडी को कॉलर से पकड़कर छत के किनारे से लटका देता है। एंडी कहता है, अगर आप अपनी वाइफ पर भरोसा करते हो तो आप $35,000 बचा सकते हैं। एंडी उसे बताता है कि IRS के रूल्स के हिसाब से आप अपनी वाइफ को लाइफ टाइम में
$60,000 तक गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं और उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। हार्ली पूछता है, $35,000 सारे के सारे? एंडी हाँ में जवाब देता है। एंडी हार्ली को कहता है वो उसके लिए काम फ्री में कर देगा। बदले में वो हार्ली से उसके हर साथी के लिए 3 बियर की मांग रखता है। अगले सीन में हम देखते हैं काम के आखिरी दिन हार्ली ने सभी को बियर दी है और सभी खुले आसमान के नीचे बियर का लुत्फ उठा रहे हैं और एंडी वहीं छत के किनारे बैठा मुस्कुरा रहा था। एक साथी कैदी हेवुड एंडी को बियर ऑफर करता है, लेकिन एंडी ये कहकर मना कर देता है कि उसने पीना छोड़ दिया है। सभी लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद वो खुद को आज़ाद महसूस कर रहे थे। एंडी ने फाइनली जेल में कुछ दोस्त बना लिए थे। अगले सीन में हम रेड और एंडी को चेकर्स खेलते देखते हैं। एंडी रेड से कहता है उसे चेस पसंद है। रेड एंडी से पूछता है उसने अपनी वाइफ का खून क्यों किया। जवाब में एंडी कहता है मैं निर्दोष हूँ, जैसे यहाँ बाकी सभी हैं। एंडी रेड से पूछता है वो यहाँ क्यों है। रेड कहता है वो यहाँ खून के इल्ज़ाम के लिए है। एंडी पूछता है क्या तुमने किया। रेड कहता है शॉशैंक में मैं ही अकेला गुनहगार हूँ। अगले सीन में हम एंडी को अपने सेल में देखते हैं। वो एक पत्थर को घिसकर तराश रहा था। एंडी देखता है उसके सेल में उससे पहले रहने वाले लोगों ने सेल की दीवारों पर अपने नाम लिखे हैं। एंडी भी रॉक हैमर से अपना नाम सेल की दीवार पर लिखता है। आगे हम देखते हैं रेड जेल के बाकी कैदियों के साथ मूवी देख रहा था। इस मूवी की लीड एक्ट्रेस रीटा हेवर्थ थी, जिसकी सभी जेल के कैदी दीवाने थे। तभी वहाँ एंडी आता है। वो रेड से कहता है उसे रीटा हेवर्थ का पोस्टर चाहिए। रेड उसे हाँ बोल देता है। रेड से मिलने के बाद एंडी जब ऑडिटोरियम से बाहर आता है तो सिस्टर गैंग फिर से एंडी को घेर लेते हैं। वो आज फिर से एंडी के साथ ज़बरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन एंडी उनसे लड़ता है और वो सब मिलकर एंडी को बहुत बुरी तरह पीटते हैं, जिसके कारण एंडी को 1 महीना हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है और बॉक्स को 1 हफ्ते काल कोठरी की सज़ा होती है। जब बॉक्स अपनी सज़ा पूरी कर अपने सेल में आता है तो हार्ली एक गार्ड के साथ वहाँ पहले से मौजूद था। वो बॉक्स को इतना मारता है कि वो अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा और ना ही कुछ भी ठीक से खा पी सकेगा। इसके बाद बॉक्स को मिनिमम सिक्योरिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। साथ ही सिस्टर गैंग से एंडी का पीछा हमेशा के लिए छूट जाता है। आगे हम देखते हैं रेड अपने साथियों से कहता है हमें एंडी के लिए वेलकम बैक सरप्राइज रखना चाहिए। रेड कहता है उसे चेस पसंद है, चलो सभी मिलकर एंडी के लिए पत्थर ढूंढते हैं। अगले सीन में एंडी हॉस्पिटल से जब वापस सेल में पहुंचता है तो वहां रेड ने उसके लिए रीटा हेवर्थ का पोस्टर और पत्थर रखे थे। साथ ही उसने एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था नो चार्जेस वेलकम बैक। एंडी उस पोस्टर को अपने सेल की दीवार पर लगा देता है। अगले दिन वार्डन हार्डली के साथ जेल में सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए आता है। एंडी अपने सेल में बैठा बाइबल पढ़ रहा था। वार्डन और हार्डली एंडी के सेल में जाते हैं। फिर एक गार्ड एंडी के सेल की तलाशी लेता है। उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वार्डन एंडी से कहता है मुझे खुशी है कि तुम बाइबल पढ़ते हो। दरअसल इंस्पेक्शन तो एक बहाना था। वार्डन एंडी से पर्सनली मिलना चाहता था क्योंकि हार्डली ने उसे एंडी के बारे में बताया था। एंडी के सेल की दीवार पर रीटा हेवर्थ का पोस्टर देख वार्डन कहता है इसे वो जेल में अप्रूव नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वो वार्डन है एंडी को वो एक्सेप्शन दे सकता है। इसके बाद वार्डन एंडी के सेल से बाहर चला जाता है, लेकिन तभी वापस आकर एंडी की बाइबल उसे देता है और कहता है मुक्ति इसी में है। एंडी यस सर कहकर जवाब देता है। अगले सीन में हम देखते हैं वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो उससे पूछता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है तो क्या वो लॉन्ड्री में काम करते हुए खुश है। जवाब में एंडी कहता है वो इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वार्डन कहता है वो उसके लिए कोई ऐसा काम असाइन करेगा जो उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो। वो एंडी को शॉशैंक प्रिजन लाइब्रेरी में ब्रुक को असिस्ट करने का काम देता है। आगे हम देखते हैं एंडी लाइब्रेरी में जाकर ब्रुक से मिलता है। वो देखता है लाइब्रेरी की हालत काफ़ी ख़राब है और ब्रुक वहाँ अकेला ही काम करता है। ब्रुक एंडी को लाइब्रेरी का टूर करवाता है और उसका काम समझाता है। एंडी ब्रुक से पूछता है वो यहाँ कब से काम संभालता है। जवाब में ब्रुक बताता है वो यहाँ 1905 से है और 1912 से वो ये काम अकेले ही कर रहा है, लेकिन अब वो खुश है क्योंकि एंडी उसको कंपनी देने के लिए यहाँ होगा। तभी हार्डली एक प्रिजन गार्ड के साथ वहाँ आता है। हार्डली एंडी की तरफ इशारा करके बताता है कि यही एंडी है। वो गार्ड एंडी के पास आता है और अपना नाम डिकन्स बताता है। वो चाहता है एंडी उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए ट्रस्ट फंड सेट करने में उसकी मदद करे। एंडी गार्ड को बैठने के लिए कहता है और ब्रुक से पेन और पेपर मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रुक अपने बाकी साथियों के साथ मेस में खाना खा रहा था। ब्रुक सभी को बताता है कि एंडी ने किस तरह से डिकन्स की मदद की और जाते वक्त डिकन्स ने एंडी को थैंक्स कहकर हाथ मिलाया। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं
क्योंकि जेल में किसी गार्ड का कैदी से हाथ मिलाना बहुत बड़ी बात थी। रेड एंडी को छेड़ते हुए कहता है एंडी नए दोस्त बना रहा है। एंडी कहता है वो उन्हें दोस्त नहीं कह सकता क्योंकि वो खून की सजा काट रहा है, वो तो बस डिकिंस की फाइनेंशियल प्लानिंग करने में उसकी मदद कर रहा था। एंडी कहता है लॉन्ड्री का काम करने की बजाय लाइब्रेरी में काम करना बेहतर है। आगे एंडी कहता है वो लाइब्रेरी को एक्सपेंड करना चाहता है जिसके लिए उसे नई किताबों और फंड्स की जरूरत होगी। उसके साथी पूछते हैं वो ऐसा कैसे करेगा। वो कहता है वो इस बारे में वार्डन से बात करेगा, लेकिन ब्रुक एंडी को ऐसा करने से मना करता है। अगले दिन एंडी वार्डन से कहता है वो लाइब्रेरी के फंड्स के लिए स्टेट सेनेट को लेटर लिखना चाहता है। वार्डन कहता है अगर ऐसा करके उसे खुशी मिलती है तो वो ऐसा कर सकता है, वो भी अपनी तरफ से एक लेटर भेज देगा, लेकिन वो लोग शायद ही इसे अप्रूव करें। आगे हम देखते हैं एंडी हर हफ्ते एक लेटर लिखता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। साल गुजरते हैं और अब एंडी लाइब्रेरी के काम के साथ जेल में वार्डन और स्टाफ गार्ड्स की टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद करता है। साथ ही वो रेड को अपना असिस्टेंट रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रुक ने हेवुड के गले में चाकू रखा है। एंडी और रेड को पता चलता है ब्रुक को पैरोल मिल गई है, लेकिन वो जेल से जाना नहीं चाहता। ब्रुक को लगता है कि ऐसा करने से शायद जेल वालों से रिहा ना करें और यहीं रहने दें। एंडी और रेड ब्रुक को समझाकर उसे शांत करते हैं। ब्रुक जेल से बाहर आ जाता है। सरकार की तरफ से उसे एक अपार्टमेंट और नौकरी भी दी जाती है। 50 साल के बाद वो बाहर की दुनिया देखता है जो कि बिल्कुल अलग है। वो काफ़ी कोशिश करता है अपनी नई दुनिया में एडजस्ट करने की, लेकिन वो नहीं कर पाता। इसलिए वो हार मान लेता है और खुदकुशी कर लेता है। उसके जेल के साथियों को जब ये बात पता चलती है कि ब्रुक अब नहीं रहा तो वो सब बहुत दुखी होते हैं। आगे हम देखते हैं 6 साल बाद एंडी के लेटर्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है और स्टेट की तरफ से $200, कुछ बुक्स और रिकॉर्ड्स भेजी जाती है और वो एंडी को आगे लेटर लिखने को मना करते हैं। एंडी रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और जेल के लाउड स्पीकर पे ओपेरा प्ले करता है। जेल के सारे कैदी और गार्ड्स स्पीकर पे ओपेरा सुनते हैं। हालांकि उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन सभी उस गाने की धुन में खो जाते हैं। वो खुद को आज आज़ाद महसूस कर रहे थे। तभी वहाँ वार्डन आता है। वार्डन एंडी को दरवाज़ा खोलने और गाना बंद करने को कहता है, लेकिन एंडी उसकी बात अनसुनी कर देता है और गाने की आवाज़ को और तेज कर देता है। इसकी कीमत एंडी को 2 हफ्ते काल कोठरी में गुजार कर चुकानी पड़ती है। अगले सीन में हम सभी को मेस में खाना खाते हुए देखते हैं। रेड एंडी से पूछता है उसने ऐसा क्यों किया, तो एंडी कहता है इससे उसे उम्मीद मिलती है कि एक दिन वो आज़ाद होगा और वो जो चाहेगा कर सकेगा। रेड एंडी को समझाता है कि उम्मीद बहुत बुरी चीज़ होती है। जब ये तुम्हारे अंदर होती है ये इंसान को पागल कर देती है। रेड को यहाँ 30 साल हो चुके हैं, लेकिन हर बार उसकी पैरोल रिजेक्ट हो जाती है, इसलिए अब वो कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। हम देखते हैं एंडी को जेल में 10 साल हो गए हैं। रेड एंडी को मर्लिन मुनरो का पोस्टर गिफ्ट करता है। एंडी अब हफ्ते में 2 लेटर्स स्टेट सेनेट को भेजता है क्योंकि वो $200 और सिर्फ कुछ किताबों से खुश नहीं था। ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं। फाइनली स्टेट की तरफ से एंडी को $500 ईयरली की फाइनेंशियल मदद मिलती है, जिससे वो लाइब्रेरी को रिनोवेट करते हैं और उसे ब्रुक का नाम देते हैं। आगे हम देखते हैं वार्डन जेल में इनसाइड आउट प्रोग्राम शुरू करता है, जिसमें वो बहुत ही कम पैसों में जेल से बाहर अपने कैदियों से काम करवाता है और बदले में कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत लेता है। अपने इस ब्लैक मनी को छुपाने के लिए वो एंडी की मदद लेता है। अगले सीन में हम रेड और एंडी को देखते हैं। रेड एंडी से पूछता है इतना सारा ब्लैक मनी वो कैसे छुपाता है। एंडी बताता है उसने रंडेल स्टीवंस, जो कि एक काल्पनिक इंसान है, उसे वार्डन का साइलेंट पार्टनर बनाया है और उसके नाम पर सारा पैसा वाइट किया है। अगर कभी किसी को पता भी चलता है तो वार्डन और वो नहीं पकड़े जाएंगे। वो उस इंसान को ढूंढेंगे जिसका नाम बैंक अकाउंट में है, और ऐसा कोई इंसान फिजिकली है ही नहीं। कुछ सालों बाद जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। बहुत ही जल्द टॉमी की रेड और एंडी से अच्छी दोस्ती हो जाती है। टॉमी को जब पता लगता है कि एंडी ने बहुत से लोगों की हाई स्कूल पास करने में मदद की है, तो वो एंडी से कहता है वो पढ़ना चाहता है ताकि जब भी वो जेल से बाहर जाए वो अपने बीवी बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे सके। एंडी उसकी मदद के लिए मान जाता है और उसे पढ़ाना शुरू करता है। ऐसे ही 1966 का साल आ जाता है। एंडी ने अपना चेस बोर्ड बना लिया होता है। अब उसके सेल की दीवार पर रकील वेल्स का पोस्टर होता है। हाई स्कूल के एग्जाम के दिन टॉमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और एंडी को गुस्से में कहता है उससे ये सब नहीं होगा, और आंसर शीट कचरे के डब्बे में डालकर चला जाता है। अगले सीन में हम टॉमी और रेड को देखते हैं। टॉमी रेड से एंडी के बारे में पूछता है वो जेल में क्यों है। रेड बताता है उस पर अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड, जो कि गोल्फर था, उनको मारने का इल्जाम है। ये सब सुनने के बाद टॉमी हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं टॉमी रेड और एंडी को बताता है 4 साल पहले वो जिस जेल में था
वहाँ उसके सेलमेट ने उसे बताया था कि वो एक घर में चोरी करने गया था, लेकिन चोरी करते हुए उस घर का मालिक जाग गया तो उसने उसे और उसकी वाइफ को मार दिया। बाद में उसे पता चलता है कि वो किसी और की वाइफ थी और खून का इल्जाम उस औरत के पति पे लग गया, जो कि बहुत बड़ा बैंकर था। यहाँ हमें पता लगता है कि एंडी बेकसूर है। एंडी उसी वक्त वार्डन के पास जाता है और उससे कहता है उसका केस रीओपन करे और टॉमी ने जिस इंसान के बारे में बताया है उससे अपना गुनाह कबूल कराए। वार्डन कहता है टॉमी ने तुम्हें अच्छी कहानी सुनाई है और अगर ऐसा कोई इंसान है भी तो वो क्यों अपना जुर्म कबूल करेगा। एंडी वार्डन को कहता है ये उसका आखिरी मौका है, अगर वो रिहा भी हो जाएगा तो बाहर किसी को भी उसके स्कैम के बारे में नहीं बताएगा। वार्डन को ये डर था एंडी अगर जेल से बाहर चला जाएगा तो उसका काम कौन करेगा, और कहीं ना कहीं उसको अपने फंसने का डर था। वो एंडी की मदद करने से मना कर देता है। गुस्से में एंडी वार्डन को मंदबुद्धि कहता है, जिसके लिए एंडी को 1 महीने काल कोठरी में रहने की सजा दी जाती है। इस बीच सारे जेल में ये बात फैल जाती है कि एंडी बेकसूर है। एंडी को जेल में 19 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक सबको यही लगता था कि वो भी उनकी तरह एक गुनहगार है। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी को एक लेटर आया है। उसने हाई स्कूल का एग्जाम पास कर लिया है। एंडी ने उसके आंसर शीट पोस्ट कर दी थी। एक गार्ड ये बात एंडी को आकर बताता है। एंडी ये सुनकर खुश होता है। आगे हम देखते हैं वार्डन टॉमी को जेल से बाहर बुलाता है। वो उससे पूछता है क्या वो बात सच है जो उसने एंडी को बताई है, क्या वो यही बात जज और ज्यूरी के सामने बोल सकता है। टॉमी इसका हाँ में जवाब देता है। वार्डन हार्ली को इशारा करता है और हार्ली टॉमी को शूट कर देता है। अगली सुबह वार्डन एंडी के पास जाता है और कहता है टॉमी मारा गया क्योंकि वो जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। एंडी कहता है वो उसके लिए अब काम नहीं करेगा। वार्डन उसे धमकाता है कि वो उसके सारे प्रिविलेजेस छीन लेगा और लाइब्रेरी को आग लगा देगा। वार्डन एंडी की सजा 1 महीने और बढ़ा देता है और एंडी को सोचने के लिए कहता है। अगले सीन में हम रेड और एंडी को देखते हैं। एंडी रेड को बताता है कि उसकी वाइफ बहुत सुंदर थी। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। उसकी वाइफ उसे हमेशा कहती थी कि उसे समझना बहुत मुश्किल है, वो एक बंद किताब की तरह है। मैंने उसे कभी टाइम नहीं दिया, शायद इसीलिए वो मुझसे दूर हो गई। ऐसा करके मैंने उसे मार दिया। रेड कहता है इसे तुम बुरे हस्बैंड साबित होते हो, कातिल नहीं। आगे एंडी रेड से पूछता है क्या तुम्हें लगता है तुम कभी बाहर जा पाओगे। रेड कहता है शायद, जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब। एंडी उसे बताता है वो जोहात निहो जाना चाहता है, जो कि मैक्सिको में है, पैसिफिक ओशन के पास। वो एक छोटा सा होटल खोलना चाहता है और एक बोट लेके अपनी बाकी की जिंदगी वहीं रहना चाहता है। आगे एंडी कहता है मुझे वहाँ तुम्हारे जैसे किसी इंसान की ज़रूरत होगी। रेड कहता है उसे नहीं लगता वो कभी यहाँ से बाहर निकल पाएगा। वो यहाँ रहने का आदी हो चुका है और बाहर की दुनिया में शायद वो एडजस्ट ना कर पाए, जैसा ब्रूक नहीं कर पाया था। एंडी रेड से कहता है कि वो उसे प्रॉमिस करे अगर कभी वो जेल से बाहर जाता है तो बॉक्सटन में एक जगह है जहाँ पर पत्थरों की दीवार है। वहीं पर एक बड़े से ओक ट्री के पास उसे एक काले रंग के पत्थर के नीचे कुछ मिलेगा। रेड उससे पूछता है कि वहाँ क्या है, तो एंडी कहता है ये जानने के लिए उसे वहाँ जाना होगा। ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में हम रेड को बाकी साथियों के साथ मैस में देखते हैं। रेड कहता है आज एंडी का बिहेवियर कुछ अलग था, वो बहुत अजीब सी बातें कर रहा था। हेवुड बताता है कि उसने आज उसे एक 6 फीट लंबी रस्सी मांगी। सभी को लगता है कहीं वो ब्रूक की तरह खुदकुशी ना कर ले। हेवुड कहता है वो एंडी है और वो ऐसा नहीं करेगा। तो रेड कहता है हर किसी का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। वहीं दूसरी तरफ रोज की तरह एंडी वार्डन के डॉक्यूमेंट्स को वार्डन के सामने ही लॉकर में रखता है। वार्डन एंडी को अपने कपड़े प्रेस और जूते पॉलिश करने को कहता है। ये कहकर वार्डन वहां से चला जाता है। एंडी भी वार्डन के जूते पॉलिश करके अपने सेल में चला जाता है। रात को हम एंडी को अपने सेल में बैठा देखते हैं। वो कुछ सोच रहा था। जब लाइट्स बंद हो जाती है तो एंडी अपने तकिए के नीचे से रस्सी निकालता है। साथ ही हम रेड को देखते हैं। वो एंडी के लिए परेशान है। उसे डर है कहीं एंडी अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। वो रात रेड की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अगली सुबह जब सेल्स के दरवाजे खुलते हैं तो सब कैदी रोज की तरह अपने सेल से बाहर आते हैं, लेकिन एंडी बाहर नहीं आता। गार्ड उसे बाहर आने को कहता है, मगर एंडी तब भी बाहर नहीं आता। जब गार्ड्स एंडी के सेल में जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी तरफ वार्डन जब अपने जूते का बॉक्स खोलता है तो वहाँ उसे एंडी के जूते मिलते हैं। सायरन्स की आवाज़ सारे जेल में बजने लगती है क्योंकि एंडी शॉशैंक प्रिजन से भाग चुका था। जब वार्डन एंडी के सेल में आता है तो वो देखता है एंडी अपने बंद सेल से गायब था। वार्डन रेड को बुलाता है और उससे पूछता है एंडी कहाँ है। रेड कहता है उसे नहीं पता। ये सुनकर वार्डन को और गुस्सा आता है। वो एंडी को ढूंढने के ऑर्डर्स देता है। साथ ही जो मिनी स्कल्पचर एंडी ने अपनी सेल में रखे थे उन्हें वो इधर उधर फेंकने लगता है। वो गुस्से में एक पत्थर दीवार पर लगे पोस्टर को मारता है, लेकिन वो पत्थर पोस्टर से टकराने की बजाय उसके पार चला जाता है।
जब वार्डन उस पोस्टर को हटाता है तो देखता है वहाँ एक सुरंग है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। एंडी यहीं से भागा था। गार्ड्स एंडी को ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें प्रिजन से कुछ दूर एंडी के कपड़े, एक बाथ सोप और रॉक हैमर मिलता है, लेकिन एंडी नहीं मिलता। एंडी को जेल से भागने का आइडिया उस रात आया था जिस रात उसने अपना नाम सेल की दीवार पे लिखा था। वो देखता है सेल की दीवार वक्त के साथ पुरानी और कच्ची हो गई थी। वो पोस्टर का इस्तेमाल सुरंग खोदने और उसको छुपाने के लिए करता था। पिछली रात एंडी ने वार्डन के डॉक्यूमेंट्स अपनी बाइबल से बदल दिए थे। वार्डन के जूते पॉलिश करके वो उन्हें पहन लेता है और अपने जूते डब्बे में रख देता है। साथ ही वार्डन के कपड़े एंडी अपने कपड़ों के नीचे पहन लेता है। भागने से पहले एंडी वार्डन के कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और अपना चेस बोर्ड एक पॉलिथीन में रख लेता है। टनल से बाहर आकर एंडी सीवेज पाइप से रेंगकर जेल से बाहर आता है। सीवेज पाइप की लंबाई 500 यार्ड्स यानी 5 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर थी। जेल से बाहर आकर एंडी बहुत खुश होता है। अगले दिन एंडी बैंक जाता है और खुद को रेंडल स्टीवंस बताता है। वो वार्डन के सारे पैसे निकाल लेता है क्योंकि उसके पास सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। साथ ही वार्डन के स्कैम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेस को पोस्ट कर देता है। एंडी को बैंक से $370,000 मिलते हैं, जो कि 1966 में एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। आगे हम देखते हैं वार्डन का स्कैम न्यूज़पेपर में छप चुका है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है। वहीं दूसरी तरफ जेल में वार्डन जब अपना लॉकर चेक करता है तो उसे वहाँ एंडी की बाइबल मिलती है। जब वो उसे खोलता है तो एंडी ने पहले पेज पे लिखा था, डियर वार्डन, आप सही थे, मुक्ति इसी में है। जब वार्डन पेज पलटता है तो वो रॉक हैमर साइज की कटिंग देखता है। वो समझ जाता है कि एंडी रॉक हैमर को बाइबल के अंदर छुपाता था। पुलिस हार्ली को टॉमी का खून करने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। हम देखते हैं कि वार्डन खुद को गोली मार लेता है क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था। कुछ दिनों के बाद रेड को एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिस पर कुछ नहीं लिखा था। रेड देखता है उस पर टेक्सास की स्टैंप है। वो समझ जाता है एंडी ने बॉर्डर पार कर लिया है। ये जानकर वो बहुत खुश होता है। साथ ही वो एंडी को मिस भी करता है। साल है 1967। रेड को जेल में 40 साल हो चुके हैं। फाइनली उसकी पैरोल अप्रूव हो जाती है। रेड को भी ब्रूक की तरह सरकार की तरफ से एक अपार्टमेंट और नौकरी दी जाती है। लेकिन रेड को ये सब नहीं चाहिए था क्योंकि उसके लिए इस नए माहौल में एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। कई बार वो सोचता है कि वापस से कोई जुर्म करे और फिर से जेल चला जाए। फिर उसे अपना प्रॉमिस याद आता है जो उसने एंडी से किया था। वो बॉक्सटन के लिए निकल पड़ता है और वो बॉक्सटन पहुंच जाता है। रेड को वो पत्थरों की दीवार और ओक ट्री मिल जाता है जिसके बारे में एंडी ने उसे बताया था। रेड उस काले पत्थर को भी ढूंढ लेता है। उसके नीचे रेड को एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पैसे और एंडी का लेटर था, जिसमें लिखा था, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम जेल से बाहर आ चुके हो, और अगर तुम यहाँ तक आ सकते हो तो तुम उस शहर तक भी आ सकते हो जिसका नाम मैंने तुम्हें बताया था। आगे वो लिखता है, उम्मीद इंसान के लिए बुरी नहीं होती, वो सबसे अच्छी चीज़ है, हमें उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा दोस्त एंडी। रेड वापस अपने अपार्टमेंट आ जाता है और अपना सामान पैक करके निकल पड़ता है। मूवी के फाइनल सीन में हम एंडी को देखते हैं जो कि एक बोट को ठीक कर रहा था। उसे सामने से रेड आता हुआ दिखाई देता है। वो रेड को देख बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। बाय एंड टेक केयर।